हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आपके सामने है ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेक्चर 5। इस सीरीज में जो 4 लेक्चर हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। जो आपको ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला यूपीएससी पीएफओ जनवरी टू मार्च करके है, गवर्नमेंट स्कीम्स। उसके बाद में करंट अफेयर्स, उसके बाद में करंट अफेयर्स 3, करंट अफेयर्स 4 और ये है 5। ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग जो है 15 जुलाई तक आपका पूरा करंट अफेयर्स सीपीएफओ रिलेटेड कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी हिस्ट्री को भी आसान बनाना है, अकाउंटिंग को भी आसान बनाना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी आसान बनाना है, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स को आपके लिए आसान बनाना है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। 15 जुलाई तक हम इस सीरीज में पूरा करंट अफेयर्स फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओनली सिलेक्शन वर्ड की तरफ से आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये लेक्चर 5 है। इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हमारी जो कोड्स हैं उसमें भी आती हैं, पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था उसमें भी थी। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि बैंकिंग को 6 महीने के लिए इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, कब तक के लिए? अक्टूबर 21 तक 6 महीने के लिए बैंकिंग को इस श्रेणी में डाला गया है। अब ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती क्या है? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है 1947, अभी ये कौन से कोड में है हमारे? ठीक है, बताइएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कोड है उसी में है। ठीक है, तो आईआर कोड में ये है। आईआर कोड में तो अभी नहीं है ये, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में था तो फर्स्ट शेड्यूल में था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी होती हैं और सरकार अपने हिसाब से भी कर सकती है। क्यों स्पेसिफाई किया गया था अलग से? क्योंकि पहले जो कंडीशंस थी स्ट्राइक की, वो कंडीशंस इनके लिए अलग होती थी। अभी जो नए कोड है उनमें क्या कर दिया है कि कंडीशंस अलग नहीं है, सभी पे अप्लाई होना है। लेकिन अभी क्योंकि वो मतलब सभी के लिए स्ट्राइक करने के लिए एक जैसे नियम है, लेकिन क्योंकि अभी वो लागू नहीं हुआ है तो अभी यही चल रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के फर्स्ट शेड्यूल में था, जिसमें स्ट्राइक की क्या कंडीशंस थी कि आप 6 हफ्ते पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। जब तक नोटिस में जो डेट है तब तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक सॉरी, नोटिस के 14 दिन के अंदर नहीं कर सकते। कोई कंसाइलेशन या कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है तब नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सारे नियम जो है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे लगते थे। और क्यों लगते थे या अभी भी लग रहे हैं? तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इस ये जो पब्लिक से रिलेटेड चीजें हैं, क्या कौन सी चीजें होती हैं? दोज बिजनेस अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन सप्लाइंग असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली नेसेसिटी फॉर जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक के लिए डेली नीड्स की गुड्स होती हैं, जैसे सब्जियां हैं, दूध है, ठीक है, आटा है, मतलब जो बहुत डेली नीड्स की जरूरतें होती हैं, वो जो सप्लाई करती हैं, उस बिजनेस अंडरटेकिंग को इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो वैसे बैंकिंग नहीं आती, लेकिन क्यों लिया गया है 6 महीने के लिए? क्योंकि स्ट्राइक कंडीशंस मतलब वही लागू हो जाएंगी, तो बैंक में कोई स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो पब्लिक है उसको दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए बैंकिंग को लिया गया है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आ सकता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक है, और करंट अफेयर्स का पार्ट है कि बैंकिंग को डाला गया। आपसे पूछ लिया गया कि कौन कौन सी आती हैं, तो बैंकिंग नहीं आती है, सिर्फ 6 महीने के लिए डाला गया। ठीक है, नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन, एम, जो कि किसका है? नीति आयोग का। अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे टेस्ट में मैं कई बार पूछ चुका हूँ, और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको हम एक साथ अगर एक स्लाइड में देख लेंगे तो हमारे को फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एम आई क्रेस्ट क्या है? इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है। ठीक है, तो ये इनक्यूबेटर्स कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को ये एक तरीके से एनहेंस करेंगे, उसको बढ़ावा देने के लिए है। तो इसमें नीति आयोग है और भी मतलब आईआईटीज भी हैं और भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। इसके बाद है अटल टिंकरिंग लैब्स, एटीएल। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी एटीएल, अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होंगी? देश के अलग अलग स्कूलों में सेटअप होंगी और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करेंगी ये बच्चों का। लेकिन अभी स्कूल्स जैसा कि बंद है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टिंकर फ्रॉम होम करके एक बनाया है इसी के अंतर्गत। टिंकर फ्रॉम होम क्या है कि घर से ही जो घर पे बैठे बैठे बच्चों जितना वो पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकें, तो उस चीज के लिए टिंकर फ्रॉम होम है।
किसका पार्ट है? अटल टिंकरिंग लैब्स का। ठीक है, तो घर पे बैठ के आपको पढ़ना है, वो टिंकर फ्रॉम होम है। अब टिंकर फ्रॉम होम के फिर से दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है कोलैब कैड और एक है गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो कोलैब कैड जो है, कोलैब आपको दिखाई दे रहा है, कोलैब यानी कोलैबोरेशन, और सीएडी यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इससे रिलेटेड कंप्यूटर की जानकारी आप घर बैठे ले सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो बच्चों के लिए अंडर टिंकर फ्रॉम होम। ये किसके साथ बनाया है? नीति आयोग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के साथ ये बनाया गया है। ठीक है, गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल क्या है कि बच्चे गेम खेलते हैं, वो गेम डेवलप कर पाए। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल। ये भी किसके अंदर है? टिंकर फ्रॉम होम के अंदर। ठीक है, और डेल टेक्नोलॉजीज और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन दोनों और नीति आयोग तीनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है कि बच्चे घर बैठ के ना सिर्फ गेम बनाए बल्कि गेम मतलब खेले नहीं, गेम मेकर बन सके। इसके बाद है अटल नेशनल इनोवेशन चैलेंज ANIC। तो ये भी इसी के अंदर है, और मतलब अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत है। और चैलेंज क्या है? जैसा आप समझ पा रहे हैं नाम से, इनोवेशन चैलेंज है। यानी आप से इनवाइट की जाएंगी कि अलग अलग इनोवेशन करो, अलग अलग आप आविष्कार करो, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मेंटर इंडिया कैंपेन। ये भी इससे रिलेटेड है कि मेंटरिंग की जाएगी। ठीक है, ये सारे इसी अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड है। मेंटर इंडिया कैंपेन भी इसी का पार्ट है। इसके बाद है कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी खोले जाएंगे जहां पे भी इनोवेशन रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मोस्टली ये जो है वो इनोवेशन रिसर्च के लिए है। लेकिन लास्ट है अराइज। अराइज में क्या है? अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये मैंने इस बार टेस्ट में आपसे पूछा था और 90% बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन का है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। किसके लिए है? फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के पार्ट हैं। AMI क्रेस्ट है, टिंकरिंग लैब्स है, टिंकर फ्रॉम होम है, कोलैब कैड है, गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल, अटल नेशनल इनोवेशन चैलेंज, फिर मेंटर इंडिया कैंपेन, फिर कम्युनिटी इनोवेशन, फिर अराइज। तो ये सारे पार्ट हैं अटल इनोवेशन मिशन के। एक ही स्लाइड में आप इस तरीके से इसको याद कीजिए कि कोई दिक्कत फिर आगे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यादान। विद्यादान 2.0 पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है, फॉर इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ई लर्निंग का कंटेंट आप दो, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसने आमंत्रित किया कि कंट्रीब्यूशन करो आप विद्या दान। ठीक है, विद्या का दान एक तरीके से। वैसे तो सब जगह बिजनेस ही चल रहा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इनवाइट किए कि ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस कीजिए, जिससे जो भी हैं घर बैठे फायदा उठा सकें। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई का ही टेस्ट सीरीज या फिर मतलब ये कोई पढ़ाई की ही चीजें आप दे सकते हैं, टेस्ट पेपर्स या फिर चैप्टर्स। आप ये भी दे सकते हैं शेयरिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो आप उसको शेयर कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग सेमिनार्स ले सकते हैं, मेंटल फिजिकल हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब भी किया जा सकता है। तो विद्यादान 2.0 किसका इनिशिएटिव है? MOHRD का। दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप भी पढ़ाई से संबंधित है और भारत पढ़े ऑनलाइन भी पढ़ाई से संबंधित है। तीनों ही चीजें जो स्क्रीन पे हैं ये पढ़ाई से संबंधित हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा था इस बार की कौन सा पढ़ाई संबंधित है, तो ये सभी उसमें थे और ये पढ़ाई से ही रिलेटेड है। दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। और ये किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री टू कंटिन्यू देयर लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। यानी वही वही वर्क फ्रॉम होम वाली बात रहती है कि घर पे बैठ के आप पढ़ सको। ठीक है, उसी के लिए ये है दीक्षा ऐप। इसमें सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। भारत पढ़े ऑनलाइन ये क्या है? एक वीक लॉन्ग कैंपेन है, एक सप्ताह का कैंपेन। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ HRD का। जहां शिक्षा की बात आएगी ज्यादातर मिनिस्ट्री HRD ही रहेगी। ठीक है, टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन एक कैंपेन लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। इसके बाद कोविड-19 आपको पता है कि हमेशा से 1.5 साल से एक गर्म मुद्दा है। जब से पेपर आया है EPFOEO का, तब से कोविड भी आया है और तब से ये इसको नहीं होने दे रहा है। तो जब भी अब जो भी पेपर्स होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल रहेगा और यूपीएससी भी इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन पूछेगी यहाँ से। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम उसको लेके रखें पहले ही, क्योंकि अगर अलग से कुछ भी दे दे तो हमको समझ में ना आए, इसलिए हम इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो ध्यान रखें। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी इसको पाया गया है। वर्टिकली ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन टू हर चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को भी हो सकता है माँ से। और कौन
कौन से पहले जो आए हैं वायरस जो बताए गए हैं वर्टिकली ट्रांसमिटेड, HIV, जीका वायरस, रुबेला वायरस, हर्पस वायरस, तो ये भी बताए गए हैं वर्टिकली ट्रांसमिटेड और ऐसा ही है कोविड-19। इसके बाद है फेलुडा टेस्ट। फेलुडा टेस्ट क्या है? एक पेपर बेस्ड टेस्ट है जो कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल CRISPR CAS9 को यूज करता है। तो ये CRISPR CAS9 ये जो है इसको भी पूछा था मैंने और आपसे पूछा जा सकता है वहां भी कि ये CRISPR CAS9 क्या है। तो एक जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है, कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल है जो फेलुडा टेस्ट में यूज होता है। किसको टारगेट करने के लिए? टू टारगेट एंड आइडेंटिफाई द जीनोमिक सीक्वेंस, ठीक है, जीनोमिक सीक्वेंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं आप कोविड का, तो उसको पता लगाने के लिए टेस्ट होता है CRISPR CAS9, ठीक है। इसके बाद है चित्रा जीन लैम्प एन, ये भी एक टेस्ट किट है, टेस्ट करने के लिए है, जो 2 घंटे में बताती है। इसके बाद है एन कोवेसेंसेस, ये भी टेस्ट है जो 15 मिनट में बता देता है। इसके बाद है कोवसेक, ये टेस्ट नहीं है, ये क्या है? कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क, ठीक है। तो कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क बनाया गया जिसको क्या नाम दिया गया? कोवसेक। ये छोटे छोटे नाम आप याद रखेंगे तो अगर ऑप्शन में या क्वेश्चन में आपको मिलेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। कोवसेक क्या है? कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्रो एक्रिलोसोर्ब, ठीक है। तो एक्रिलोसोर्ब क्या है? एक हाईली एफिशिएंट सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है फॉर लिक्विड रेस्पिरेटरी एंड अदर बॉडी फ्लूइड सॉलिडिफिकेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो एक्रिलोसोर्ब क्या है? ये बेसिकली लास्ट जो लिखा हुआ रेड्यूसेस रिस्क फॉर हॉस्पिटल स्टाफ। तो ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल इतना एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी से अदर लिक्विड्स को भी, जिससे वायरस को भी कर लेगा, और डिसइंफेक्ट करेगा, जिससे जो हॉस्पिटल स्टाफ है इसको आप छिड़काव कर दोगे तो हॉस्पिटल स्टाफ जो है सेफ रहेगा। रिस्क मतलब कम कर देता है हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। ध्यान रखें एक्रिलोसोर्ब क्या है? एक सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ठीक है। कर्मी बोट क्या है? एक रोबोट है जो डिलीवर करेगी मेडिसिन और फूड इन्फेक्टेड पेशेंट्स को। इसको आपने न्यूज में भी देखा होगा कि एक रोबोट बना दिया जो जाके मेडिसिन और वो देके आएगा फूड, क्योंकि इंसान को नहीं जाना पड़ेगा तो उसका खतरा कम हो जाएगा उसके इन्फेक्टेड होने का। प्राणवायु और रूदार क्या है? ये वेंटिलेटर है। प्राणवायु पहले भी कई बार आपने देखा होगा, क्लोज लूप वेंटिलेटर है, या IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। रूहदार क्या है? ये भी एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? नमूना, यानी ये भी एक वेंटिलेटर का नमूना है, वेंटिलेटर की तरह है, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है इसका? रूहदार, ठीक है। नेक्स्ट है विटाल या वाइटल। ये क्या है? ये इंडिया का नहीं है, ध्यान रखें। हाई प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय नासा, ठीक है। तो ये इंडिया का नहीं है, आपको ऑप्शन में मिले ध्यान रखें। इसके बाद है कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम। ये DOT और C. ने मिलकर बनाया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि क्वारंटाइन में जो लोग हैं वो कहीं घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, इस तरह के अलर्ट, तो देखिए इस तरह की ट्रैकिंग हो रही है जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी, कि कहीं ये बाहर तो नहीं निकल रहे, वास्तव में क्वारंटाइन में है या नहीं। तो जैसे ही वो घर से निकलेगा वैसे ही अलार्म बज जाएगा। इस तरीके से कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम बनाया गया है DOT और C. के द्वारा। इसके बाद है नाडी, ये भी इसी तरह का है, नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। तो इसमें भी यही है कि जो कंटेनमेंट जोन है या जिसको कन्फाइन किया गया बंदे को, वो कन्फाइंड है या नहीं है, अंदर है या नहीं है, बाहर तो नहीं घूम रहा है। CDEC के द्वारा बनाया गया है और क्या करता है? ट्रैकिंग करता है मूवमेंट की, यानी वही जो भी पेशेंट है या फिर कोई इस तरह का जोन बनाया वहां पे मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट की ट्रैकिंग करेगा। इसके बाद है संयम ऐप। संयम ऐप है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए। वही फिर से कि जो होम क्वारंटाइन में है वो वास्तव में होम क्वारंटाइन में है या नहीं, ठीक है, इसी के लिए बनाया गया है संयम ऐप। इसके बाद है कोविड ज्ञान वेबसाइट। तो कोविड ज्ञान वेबसाइट किस लिए बनाई गई है? मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए। जैसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन चलते रहते हैं कि ये लगा लो, वो लगा लो, नींबू नाक में डाल लो, कुछ भी, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए वेबसाइट है। इसके बाद है संहार। संहार भी क्या है? सुपर कंप्यूटर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हेल्थ केयर एनालिटिक्स बेस्ड रिसर्च, ठीक है। तो इसके लिए भी रिसर्च करने के लिए ये संहार करके है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर यूज करके कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं, तो वो क्या है? संहार, ठीक है। इसके बाद है प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ये भी क्या करेगा? रिसर्च करेगा किस फील्ड में? प्रेडिक्शन और असेसमेंट की। जो आप प्रेडिक्शन देखते हो ना, इस टाइम तक दिल्ली में इतने हो जाएंगे, मुंबई में इतने हो जाएंगे, ठीक है, तो उस चीज के लिए है कि ये
प्रिडिक्शन करेगा, असेसमेंट करेगा कोरोना इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन इंडिया में किस तरह से चल रहे हैं, किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, इसके बाद है कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा किसके द्वारा लाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और ये क्या करेगी? आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। ठीक है, तो कोविड इंडिया सेवा किसका है इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल फिर से वही क्वेरीज को सॉल्व करना है, या स्टूडेंट को कुछ भी मतलब दिक्कत है तो उनको सॉल्व करना है। किसके द्वारा? एआईसीटी के द्वारा। एआईसीटी जो स्टूडेंट्स की संस्था है उसी के द्वारा स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल दिया गया है। जो एग्जाम्स कराती है तो उसी के द्वारा स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल है। इसके बाद है युक्ति। युक्ति तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे करंट अफेयर्स में। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये क्या है कि गवर्नमेंट जो जो भी काम कर रही है एक जगह डाल दिया सब। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो एक जगह आपको मिल जाएगा, और नाम क्या है? यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये पहले भी आ चुका है, इसलिए डाला गया इसमें क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड है, तो सारी चीजें हम एक साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद है इंटीग्रेटेड जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म एंड सहयोग ऐप। तो सहयोग ऐप भी मैं पहले बता चुका हूँ, ये आरोग्य सेतु की तरह ही जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म मतलब ट्रैकिंग करेगी। जैसे आरोग्य सेतु में ट्रैकिंग होती है कि आपके आसपास तो कोई नहीं है। ठीक है, अब उसमें वो अलग बात है कि कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे पता लगेगा, फ्रॉड हो सकता है, मतलब गलत हो सकती है वो, लेकिन उसी तरह की ऐप है सहयोग ऐप, जो जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बताएगी कि आपका जो एरिया है उसमें कितने लोग पॉजिटिव है। इसके बाद है हॉस्पिटल एम्पेनलमेंट मॉड्यूल यानी एचईएम लाइट। एचईएम लाइट क्या करेगा? पीएम जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना पूरा इसको बोलते हैं। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम सॉरी ABPMJAY इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसके अंतर्गत लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाने के लिए, जिससे अगर आयुष्मान भारत में आ जाएगा तो फिर गरीब का भी इलाज वहां पे हो सकता है। तो हॉस्पिटल एम्पेनलमेंट मॉड्यूल लाइट एचईएम लाइट स्कीम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में लाया जाए। ठीक है, इसके बाद है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये यूज किया जाता है टनल्स को या जो भी इस तरह के रास्ते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए कोविड-19 से, लेकिन ये हार्मफुल पाया गया है हेल्थ पे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे हार्मफुल पाया गया है, तो अब इसका यूज नहीं हो रहा है। तो इसको आप याद कीजिए साइंस के लिए। साइंस में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सब करंट से ही बनते हैं, लेकिन वही है कि नजर चाहिए उसको देखने के लिए। कहीं से भी चीज आपको लगेगा कि ये कहाँ से आई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है करंट से होगा। इसके बाद है किसान रथ मोबाइल ऐप। ये भी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन कोविड से रिलेटेड है। कोविड में किसानों को गाड़ियां नहीं मिलती हैं, उनकी खराब हो जाएंगी चीजें, उसके लिए उनको जो भी सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन का वो मिले, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन को ठीक करने के लिए कोविड-19 में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसके बाद है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये क्या है? एनसीसी योगदान यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हैं। ठीक है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स का वो लोग हेल्प करेंगे कोविड-19 के वॉलेंटियर बन के। ठीक है, कोविड-19 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो वॉलेंटियर हैं वो हेल्प करेंगे, उन्होंने अपनी हेल्प को एक्सटेंड किया है, उसी का नाम है योगदान। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रेंडेड इन इंडिया। स्ट्रेंडेड इन इंडिया यानी इंडिया में कहीं भटके हुए हो तो आप इस जगह जाइए और आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो अपना देश, ये भी किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, जो इंडियंस हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए कि वो भी देखें ये चीजें। ठीक है, इसके बाद है इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज। इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज, तो क्या है कि जो रिसर्च है, ठीक है, उसको हाई प्रायोरिटी एरियाज में किस तरीके से इंटेंसिफाई किया जाए। इंटेंसिफिकेशन का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा कोरोना हो रहा है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा मतलब संख्या है, तो वहां पे रिसर्च को भी इंटेंसिफाई किया जाए हाई प्रायोरिटी एरियाज में। उसी स्कीम का नाम है IRHPA, और ये साइंस एंड रिसर्च बोर्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसने डेवलप किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही इसकी मिनिस्ट्री है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज। ठीक है, IRHPA। इसके बाद नेक्स्ट है स्त्री स्वाभिमान योजना। स्त्री स्वाभिमान योजना भी इसके नाम से बिल्कुल अलग इसकी मिनिस्ट्री है, मीटी के द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, और कॉमन सर्विस सेंटर्स इसमें क्या करेंगे? सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करेंगे। सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए भी ठेके दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत, जो अफोर्डेबल होंगे, रिलायबल होंगे, इको फ्रेंडली होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सैनिटरी पैड्स जो है बनाए जाएंगे,
और वो रूरल जो एडोलेसेंट गर्ल्स और वुमेन्स हैं रूरल एरियाज में उनको दिए जाएंगे टू इम्प्रूव मेंस्ट्रुअल हेल्थ। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये योजना है मीटी की स्त्री स्वाभिमान योजना, जिसको अभी रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद है ERO नेट। तो ERO नेट क्या है? ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है फॉर इलेक्टोरल ऑफिशियल्स विच ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट। यानी जो इलेक्टोरल रोल आपको मतलब जाके अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है, वो अब जैसे आप 18 साल के हो रहे हैं तो 17 साल से आ जाएगा कि भाई ये लोग होने वाले हैं, तो नाम ऐड करा दिया जाए। सॉरी। तो इस तरीके से ये ERO नेट जो स्कीम है, मतलब ये एक पोर्टल है जो आगे जो मतलब नाम जोड़े जाएंगे उसको ऑनलाइन किया जाएगा, वेब बेस्ड सिस्टम फॉर इलेक्टोरल ऑफिशियल्स विच ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट। तो इलेक्टोरल रोल का जो मैनेजमेंट है उसको ही ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, तो ERO नेट जो है वो अभी इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट के लिए इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए, लेकिन आगे इसका उपयोग जो है रजिस्ट्रेशन में किया जाएगा। तो ये हमारा 5th लेक्चर था। ठीक है, जिसमें 20 मिनट में आपने इन सबको देख लिया, ब्रीफली इसको सुन लिया। अब आप इसके नोट्स बना के और इसको याद रखिए और सर्च कीजिए, जिससे और भी इधर उधर का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद।